हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7QC टूल्स के बारे में। 7QC टूल्स जो होता है वो सबसे बेसिक टूल्स होते हैं हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए, जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो बेसिकली 7QC टूल्स क्या है, इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है? द 7QC टूल्स आर सिंपल स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल हैं। कोई भी प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री में हो, चाहे ऑटोमोटिव हो, नॉन ऑटोमोटिव हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, इवन इन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में भी हम 7QC टूल्स का यूज करके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देन दिस टूल्स वर आइदर डेवलप्ड इन जापान। जापान के दो साइंटिस्ट थे हमारे, डेमिंग एंड जुरान ने 7QC टूल्स को इन्वेंट किया था। तो ये आप डेफिनेशन में यहाँ पे देख सकते हैं, इनका नाम मेंशन किया गया है, डेनिम एंड जुरान। इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस दीज आर मोस्ट सक्सेसफुल। एंड इसमें एक जो दूसरा फीचर ऐड किया वो हमारे और इसी कावा ने किया है। तो इनके बिहाफ पे ऐसा माना जाता है कि इसे यूज करके हम 95% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे 7QC टूल्स कौन कौन से हैं। तो इसमें 7QC टूल्स में आता है फ्लो चार्ट, चेक शीट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम। तो ये 7 टूल्स हैं हमारे, जो बेसिक क्वालिटी टूल्स होते हैं। इन्हें 7QC टूल्स भी बोलते हैं। और इनके यूज करके हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हमारी कंपनी में, इंडस्ट्री में, जो भी हमारा रिजेक्शन होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ वर्क इज़ डन। जैसे दोस्तों होता है कि किसी चीज़ को हम, कोई काम हो रहा है और उसे हम जब शब्दों में लिखते हैं तो वो हमारा SOP या प्रोसीजर में आता है, लेकिन जब हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा फ्लो चार्ट होता है। तो फ्लो चार्ट वही होता है जब हम किसी काम को ग्राफिकली या एल्गोरिथम के थ्रू दिखाते हैं तो वो हमारा फ्लो चार्ट होता है। विजुअल इलस्ट्रेशन ऑफ सीक्वेंसेज ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। तो हमारे जो भी ऑपरेशन उसमें आ रहे हैं, चाहे कोई काम करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट आता है हमारा, फिर उसकी इनकमिंग इंस्पेक्शन करते हैं, फिर हमारा वो ऑपरेशंस में जाता है, देन फर्दर वो डिफरेंट ऑपरेशन से होते हुए फिर इंस्पेक्शन में जाता है, और इंस्पेक्शन के बाद हम उसे डिस्पैच करते हैं। तो पर्पज़ क्या है हमें फ्लो डायग्राम बनाने का? पर्पज़ क्या है? सिमेट्रिक ड्राइंग फॉर द प्रोसेस टू मेजर और इम्प्रूव। तो हम इसे ड्रॉ कर देते हैं पेपर में, और हम देखते हैं कि प्रोसेस, ऐसा तो नहीं हमारा प्रोसेस लेंदी हो रहा है, या ऐसा कहीं पे हो कि हम प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकें, तो वो करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट पॉइंट ऑफ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, और ये पहला पॉइंट है जहाँ से हम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करते हैं। एंड पोटेंशियल वीकनेस इन द प्रोसेस आर मेड विजुअल। और जो भी हमारे वीकनेसेज हैं, हमारे प्रोसेस की वीकनेसेज हैं, जब हम फ्लो चार्ट तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, तो वहाँ पे हमें वो विजुलाइज होते हैं, दिखते हैं। पिक्चर ऑफ प्रोसेस एज इट शुड बी। और जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो जो भी हमारे प्रोसेसेज हैं, हम किसी प्रोसेस को वहाँ पे मिस नहीं करते हैं, सारे प्रोसेस को ड्रॉ करते हैं। एंड इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, सो डुप्लीकेट एफर्ट एंड अदर नॉन वैल्यू एडेड स्टेप्स। तो जैसा कि आप प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लेते हो, प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। सोज डुप्लीकेट एफर्ट्स एंड अदर नॉन वैल्यू एडेड स्टेप्स। तो नॉन वैल्यू एडेड क्या होता है? कंपनी में आपने ये टर्म्स बहुत सुना होगा, वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मीन्स जो ऐसा काम जो हो रहा है कि जिसके लिए हमारा जो पे कर रहे हैं वो मतलब फ्रूटफुल है कंपनी के लिए, वो हमारा प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट होती है, तो हमारा वैल्यू एडेड आता है। और नॉन वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अलावा हम प्राइस दे रहे हैं, प्राइस पे कर रहे हैं, वो हमारा नॉन वैल्यू एडेड होता है।
तो क्वालिटी डिपार्टमेंट एक नॉन वैल्यू एडेड डिपार्टमेंट है, ये आप ध्यान रखें। क्लैरिफाई वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, टारगेट स्पेसिफिक स्टेप्स इन द प्रोसेस एंड इम्प्रूवमेंट। तो फ्लो चार्ट से क्या होता है कि हमारा रिलेशनशिप हमारा ऑर्गेनाइजेशन से कैसा होगा वो भी क्लैरिफाई होता है। एक ये एग्जांपल लेते हैं हम फ्लो चार्ट का, तो इससे आपको और क्लैरिटी होगी। तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। इसमें ये हमने किसी कंपनी से लिया है फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे कुछ हम कर रहे हैं, एक प्रोसेस का मैप बता रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर रहे हैं कि ये सिंबल इनकमिंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये हम सबसे पहले इनकमिंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये हमारे सिंबल्स होते हैं, इनको याद करना ज़रूरी होता है। जब भी कोई ऑपरेशन इंस्पेक्शन हो रहा है तो इंस्पेक्शन को सिर्फ हम इससे डिनोट करते हैं, और जब कोई ऑपरेशन प्लस इंस्पेक्शन हो रहा है रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। ऑपरेशन प्लस इंस्पेक्शन हो रहा है तो एक सर्कल और रेक्टेंगल दोनों से करते हैं। सिर्फ ऑपरेशन हो रहा है तो हम सिर्फ सर्कल से डिनोट करते हैं उससे। पैकिंग हो रही तो वो हम ट्रायंगल से करते हैं, मीन्स स्ट्रेट ट्रायंगल। देन जब कहीं कोई स्टोरेज हो रही तो हम उसे अपोजिट टिल्टेड ट्रायंगल से करते हैं। मूवमेंट को हम एरो से दिखाते हैं और डिस्पैच को हम डायमंड से दिखाते हैं। तो ये हमारे बेसिक सिंबल्स होते हैं कोई फ्लो चार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हम एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। प्रोडक्ट हमारा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट आया, उसकी हमने इनकमिंग इंस्पेक्शन करी, देन हमने रफ टर्निंग करी। रफ टर्निंग करा उस पर, जो भी लेथ मशीन पे रफ टर्निंग के थ्रू उसकी अपर पार्ट के जो भी मटेरियल रिमूव करने थे वो हमने रिमूव कर दिया। और उसके लिए आप देखेंगे सिंबल हमने क्या यूज करा, रफ टर्निंग के साथ इंस्पेक्शन वाला, कि इंस्पेक्शन भी हो रहा है, रफ टर्निंग हो रही है, देन फाइनल टर्निंग हुई, फिनिश टर्निंग हुई। तो उसके साथ भी हमारा ऑपरेशन इंस्पेक्शन का सिंबल लगाया हुआ है। फिर हमने फिनिश सेकेंड साइड से किया। बेसिकली ये एक एक्सल का डायग्राम है जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में रखते हैं, ऑटोमोबाइल या हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में रखते हैं। देन हमने फाइनल टर्निंग कर ली और उसका भी हमने सिंबल वही दिया, ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन का। देन फाइनल इंस्पेक्शन के लिए हमने रेक्टेंगुलर से लिया है, सिंबल लिया है। देन रस्ट प्रिवेंटिंग ऑयल, ये जो पैकिंग से जस्ट पहले रस्ट प्रिवेंटिंग ऑयल लगाते हैं, ये LPO RPO लगाते हैं, रस्ट प्रूफिंग ऑयल। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये फ्रंट को फेसिंग यूज किया है हमने सिंबल ट्रायंगल का। देन जब भी हम स्टोरेज कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए हमने उल्टा ट्रायंगल यूज किया है, अपोजिट डायरेक्शन। एंड फाइनली आफ्टर पैकिंग एंड स्टोरेज वी कम टू डिस्पैच, और हम उसे डिस्पैच कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स, ये ऐसे करके हम समराइज़ करते हैं स्टेप्स को फ्लो चार्ट के लिए। अब अगला हमारा आता है चेक शीट। जो अगला टूल होता है चेक शीट होता है। दोस्तों चेक शीट क्या होता है, चेक शीट में हम कोई भी डेटा भरते हैं। जैसे हमें कहीं से डेटा मिल रही, कोई रीडिंग लेनी है मुझे, किसी पार्ट की एक स्पेसिफिक रीडिंग मुझे 100 टाइम्स लेनी है, तो मैं जिस पेपर में या जिस फॉर्मेट में उसे स्टोर करूँगा, उसी डेटा को नोट डाउन करूँगा, तो वो हमारा काइंड ऑफ चेक शीट ही होता है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, चेक शीट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड prepared from the collective recording and presenting the relevant data in simpler manner which helps individual team to diagnose, solve and prevent the problems। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो चेक शीट होती है वो हम किसी भी रेलिवेंट डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं रेलिवेंट डेटा को इन अ सिंपलर मैनर। हमेशा वो हमें फॉर्मेट जो है वो हमें एक सिंपल फॉर्मेट रखना चाहिए, हमें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट सा फॉर्मेट नहीं रखना चाहिए कि वो हमें समझ में नहीं आए। एंड इससे क्या करते हैं, हम कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसकी तरफ हम एक्शन लेते हैं। तो अब आइए इसका पर्पस समझते हैं कि ये इसका क्या पर्पज़ क्या है। टूल फॉर कलेक्टिंग
द ऑर्गेनाइजेशन मेजर टू काउंटेड डेटा। हम इससे क्या करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी रिलेवेंट डेटा है वो हम चेक शीट में नोट डाउन कर लेते हैं और वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास होता है। डेटा कलेक्टेड कैन बी यूज्ड एज इनपुट डेटा फॉर अदर क्वालिटी टूल्स। तो जो चेक शीट से हम डेटा निकालते हैं ये हमारे किसी और भी क्वालिटी टूल्स के काम में आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसलिए हम चेक शीट में कोई भी डेटा, रॉ डेटा स्टोर करते हैं। और बेनिफिट्स क्या होते हैं इससे? कलेक्ट डेटा इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम की सोर्स को डिटरमाइन के लिए जो हमें रॉ डेटा चाहिए होती है वो हमें रॉ डेटा हमेशा चेक शीट से ही मिलती है। तो चेक शीट अगर नहीं होगा तो हम कोई भी डेटा फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो एक चेक शीट का आप एग्जांपल देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने कुछ डेटा हैं, डिफेक्ट के डेटा हैं, वो हमने रिकॉर्ड करे हुए किसी एक शिफ्ट में जो भी हमारे डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड हमने किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप डिफेक्ट देखेंगे, नो गेज, डेंट एंड स्क्रैच विजुअल डिफेक्ट्स हैं। और ये शाफ्ट की डायमीटर 150 mm थी, ये हमने गेज से चेक करा और ये कितनी बार ओके आया, कितनी बार नोट ओके आया, ये हमने एक रॉ डेटा इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है फॉर्मेट में। तो ये हमारा चेक शीट का एग्जांपल था। इसके बाद जो अगला हमारा कोर टूल है वो हमारा है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को दोस्तों इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हमारे जो साइंटिस्ट थे कोरो इशिकावा, उन्होंने ये फाइंड किया था। इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं। अ टूल दैट शोज सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन एन इफेक्ट एंड इट्स कॉज। ये क्या कहता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम? कि यह सिस्टमैटिक रिलेशनशिप दिखाता है हमारे इफ़ेक्ट और कॉज के बीच में, कि हमारे जो हमारे 4M होते हैं, जो मेन पिलर्स होते हैं कंपनी के प्रोसेस के, उनसे और उनसे क्या कौन से कॉज आ रहे हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो हम इस फिशबोन डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अ डायग्राम व्हिच शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉज फैक्टर। कि एक ऐसा डायग्राम होता है जो हमारे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? हमारे 4M या 6M, तो उनमें और उनके कॉज के जो फैक्टर होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ब्रेक्स प्रॉब्लम्स डाउन इनटू बाइट साइज पीसेज टू फाइंड आउट द रूट कॉज। इससे क्या होता है कि हमारे रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हमें सफिशिएंट डेटा मिल जाता है कि हम अपना रूट कॉज फाइंड आउट कर सकें, और रॉ लेवल की डेटा मिल जाती है। बाइट साइज डेटा मीन्स कि हमें बहुत ही छोटी यूनिट मिल जाती है जहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ हमारा डिफेक्ट क्यों आ रहा है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग फैक्टर ऑफ कॉजिंग प्रॉब्लम्स। हमें ये फैक्टर्स हमारे सब समझ में आ जाते हैं, हमें फैक्टर्स दिखने लगते हैं कि हम ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। रोड मैप टू वेरीफाई द पिक्चर्स ऑफ दोज प्रोसेसेस एंड फॉलो ब्रेनस्टॉर्मिंग रिलेशनशिप। और इसके बाद हम उस पर ईजिली ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमारी टीम के साथ, जो हमारी कोर टीम होती है, फंक्शनल टीम होती है, CFT होती है, क्रॉस फंक्शनल टीम, उसके साथ बैठ के हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके करेक्ट दे सकते हैं। ये एक हम एग्जांपल देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का। दोस्तों कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। जो हमारे 4M होते हैं, मशीन, मैन, मेजरमेंट, मेथड एंड मटेरियल्स एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों कहीं कहीं एनवायरनमेंट को हम मदर नेचर भी बोलते हैं, तो ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है। तो इसमें हमने
मशीन्स में क्या क्या आते हैं, हमारे मशीन्स की एडजस्टमेंट हो गई, टूलिंग हो गई, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर, इन सारे फैक्टर की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही तो ये हमारे मशीन के फैक्टर होते हैं, मशीन के रूट कॉज में आएंगे। मैन में क्या हुआ, पुअर सुपरविजन हो गया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, या हमारा कोई ऑपरेटर नया लगा हुआ है तो उसकी ट्रेनिंग, इम्प्रॉपर ट्रेंड ऑपरेटर हो गया। देन हम मेथड की बात करें तो पुअर प्रोसेस डिज़ाइन, इनइफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छे से डिज़ाइन नहीं हो पाया, या हमारे प्रोसेस की डिज़ाइन जो भी है, प्रोसेस हमारा जो डिज़ाइन फॉलो कर रहा है, जो मैप फॉलो कर रहा है, वो शायद हो सकता है कि रॉन्ग हो, इस वजह से जो कॉजेज आ सकते हैं वो भी हम यहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं। और इतना करने के बाद हम किस ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेफ्टी टीम के थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम अपनी फाइनल रूट कॉज को इन सारे में से, सारे फैक्टर में से लेकर हम फाइनल रूट कॉज पे पहुंचते हैं। तो वो हम यहाँ पे डालते हैं। इसे फिशबोन डायग्राम क्यों करते हैं, क्योंकि इसका शेप आप देख सकते हैं, ये एक फिश की तरह है, इसलिए इसे फिशबोन डायग्राम कहते हैं। दूसरा अगला टूल है हमारा पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूल में से एक है, जिसमें हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे डिफेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी का। तो पैरेटो चार्ट के बारे में बता दें कि ये पैरेटो चार्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 80/20 रूल्स पर वर्क करता है। 80/20 रूल्स क्या होता है कि ऐसा इंडस्ट्री में माना जाता है कि पैरेटो प्रिंसिपल्स आल्सो नोन एज 80/20 रूल्स यूज्ड टू द फील्ड ऑफ क्वालिटी, दैट 20% ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय 80% रिजेक्शन। मीन्स 20% क्वालिटी की प्रॉब्लम हमारी 80% रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए इसे हम, और इसका अपोजिट लें अगर पॉजिटिव फेवर में, कि 20% हमारे एक्शंस या 20% प्रॉब्लम्स को अगर हम क्योर कर लें तो हमारी 80% रिजेक्शन क्योर हो जाती है। तो इसलिए इसे हम 80/20 रूल्स भी कहते हैं। और यहाँ पे ये पैरेटो चार्ट की जो डेफिनेशन दी गई पैरेटो डायग्राम की, दैट शोज द ऑर्डर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑकरेंस बाय आइटम, क्लासेस एंड क्यूमुलेटिव सम्स। तो हम अगली स्लाइड में समझेंगे कि हम पैरेटो चार्ट बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है फाउंड्री शॉप का। तो वहाँ पे हमारे जो रिजेक्शन आ रहे हैं, रिजेक्शन में क्या क्या आ रहा है कि ब्लो होल आ रहा है। ब्लो होल कितने आए, ये मान लीजिए एक हम मंथ का डेटा ले रहे हैं, ब्लो होल हमारे 10 आए, कोल्ड सेट आया हमारा 5, क्रैक्स आए 2। ऐसे करके हमने सारे प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट कर लिया, 10 प्रॉब्लम्स या 12 प्रॉब्लम्स जो भी लिए। अब उनको क्या किया, प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट करने के बाद उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट आउट कर लिया, सॉर्ट कर लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद फिर हमने इसका क्यूमुलेटिव सम लिया। क्यूमुलेटिव सम दोस्तों ऐसे लेते हैं, 15 का एज इट इज़ प्लेस पे रख दिया। उसके बाद उसके एडजेसेंट वाले को हम उसमें ऐड करते हैं। तो 15 + 12 को ऐड करेंगे, ये आएगा 27। मैं आपको और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। 15 + 12 को करेंगे तो ये 27 आएगा। देन हम 20 + 27 + 10 करेंगे, ये 37 आएगा। फिर 37 + 5 करेंगे। तो ऐसे करके क्यूमुलेटिव हम सम करेंगे। और ये क्यूमुलेटिव सम जो टोटल आएगा, ये टोटल क्यूमुलेटिव टोटल और हमारा पूरे डिफेक्ट का टोटल दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद हम इसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव परसेंटेज जस्ट सेम निकालते हैं हम। ये 15 डिवाइडेड बाय हमारा 58 और उससे इंटू 100 करके हम निकालते हैं इसका परसेंटेज। तो पहला परसेंटेज निकालते हैं, वो हमारा 25.9 है। देन हम दूसरे का भी वैसे ही निकालते हैं, क्यूमुलेटिव करके इसको डिवाइडेड बाय 58 × 100। तो ऐसे करते हुए हम सारे का क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लेते हैं। और फिर हम एक्सेल सीट में अपने चार्ट्स के बारे में जाते हैं, जहाँ पे पैरेटो चार्ट का ऑप्शन होता है। सारे डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम उसे पैरेटो चार्ट में, पैरेटो ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं और हमें ये एक शेप मिलता है, ये एक कर्व मिलता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी और डिफेक्ट्स के बीच में रिलेशन दिखाती है। और इधर हमारा ये परसेंटेज होता है, कौन से डिफेक्ट कितने परसेंटेज आए हैं। और अब यहाँ पे हम
अपना सेलेक्ट करते हैं डिफेक्ट कि कौन से डिफेक्ट में हमें काम करना है। जो हमारे 20% डिफेक्ट्स हैं वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो और वो हमारे वाइटल फ्यू कहलाते हैं। 20% जो डिफेक्ट होते हैं उनको वाइटल फ्यू कहते हैं, और जो हमारे 80% डिफेक्ट होते हैं उनको हम ट्राइबल मैनी कहते हैं। वाइटल फ्यू एंड ट्राइबल मैनी, इसका डिफेक्ट हमको, इसका रिलेशन हमें दिखता है पैरेटो चार्ट में। देन अगला टूल होता है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज़ अ विजुअल टूल टू प्रेजेंटिंग द वेरिएबल डेटा। वेरिएबल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम होता है कि डेटा में कितनी वेरिएशन है, उसके लिए हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस परफॉर्मेंस। एडिशनली हिस्टोग्राम शोज द अमाउंट ऑफ पैटर्न इन वेरिएशन, और इसके वेरिएशन में कितना, कौन सा पैटर्न आ रहा है, ये भी हम हिस्टोग्राम में देखते हैं। तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हैं अलाउज टू अंडरस्टैंड द ग्लांस इन एग्जिस्टिंग इन द प्रोसेस। जो भी हमारे प्रोसेस में ग्लांसेज हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं हिस्टोग्राम के थ्रू। द शेप ऑफ हिस्टोग्राम विल शो प्रोसेस बिहेवियर। प्रोसेस बिहेवियर हम फाइंड आउट करते हैं हिस्टोग्राम से। यूज टू डिटरमाइन द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेस, और हम प्रोसेस की कैपेबिलिटी देखते हैं कि हमारा प्रोसेस कितना कैपेबल है, CP और CPK। ये सिंपल स्टेप हैं हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई 50 to 100 ऑब्जर्वेशन लेंगे और उसमें से हम मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड आउट कर लेंगे, और हम उसके बाद उसका क्लास डिफाइन करते हैं। तो क्लास के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है कि जो हमारा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है उसको अंडर रूट लेते हैं। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन अगर n है तो उसको n का अंडर रूट लेते हैं, और वो हमारा क्लास विद क्लास आ जाता है। देन हम क्लास विद डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन अपॉन k क्लासेस करते हैं, तो वो हमारा उसकी क्लास की विड्थ आ जाती है। और ऐसे ही करके हम लोअर क्लास और टॉलरेंस बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये इस तरह से हमने अपने 50 ऑब्जर्वेशंस लिए, और इसमें हमने अपना मैक्सिमम प्लस मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम हमने सेलेक्ट किया, मैक्सिमम रेडियन और मिनिमम रेडियन, मिनिमम रेडियन और मैक्सिमम रेडियन। देन हम गए, हमने यहाँ पे अपनी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ले ली। अब इसके बाद हमने क्लास किया, डिफाइन किया। तो अंडर रूट 50 ये 7 के अप्रॉक्सीमेट है, तो 7 हो गया हमारा क्लास 7 में से हमारे 7 पिलर्स बनेंगे हिस्टोग्राम में। अगर हिस्टोग्राम हमारा ऐसे करके बन रहा है तो इसमें 7 पिलर्स होंगे। अब हमें क्लास विड्थ फाइंड आउट करनी है, और क्लास विड्थ फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखिए राउंडिंग ऑफ द कन्वीनियंट। क्लास विड्थ फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम रीडिंग अपॉन k करते हैं। तो हमने 7 लिया था, क्लास विड्थ 7 लिया था, तो ये हमारी क्लास 7 लिया था, तो क्लास विड्थ हमारी 0.02 आ गई। अब हम मिनिमम में से 0.02 निकाल देंगे, तो ये हमारा मिल जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, लोअर कंट्रोल बाउंड्री मिल जाएगी। और मैक्सिमम में 0.02 ऐड करेंगे तो हमें अपर कंट्रोल बाउंड्री मिल जाएगी। और उसके बाद हम उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, रेंज बना के उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि इस रीडिंग के बीच में कितनी हमारी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, और हम ऑब्जर्वेशंस को लिस्ट आउट कर लेंगे। लिस्ट आउट करने के बाद हम एक्सेल में जाकर ये क्रिएट करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा हिस्टोग्राम क्रिएट हो गया, और ये एक बेल शेप्ड कर्व में आता है। ये हमारी लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, ये हमारी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, और
ये सॉफ्ट डायक के लिए हमने बनाया हुआ है। सॉफ्ट डायक की ये हमारी स्पेसिफिकेशन है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी है और ये एक बेल शेप्ड हमारा हिस्टोग्राम आ गया। और अगला टूल होता है हमारा कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, वो हम प्रोसेस हमारा विद इन कंट्रोल है या नहीं है उसके बेस पर हम इंटरप्रेट करते हैं। और ये हमें एसपीसी और एमएससी में ज़्यादा समझ आएगा, तो इसे हम वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। प्रेडिक्ट द प्रोसेस ऑफ इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। प्रेडिक्ट द प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल और स्पेसिफिकेशन लिमिट्स। हम स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर है हमारा, विद इन लिमिट है या नहीं है, वो हम कंट्रोल चार्ट्स के थ्रू देखते हैं। एंड कैन बी यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, और हम इसे स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में देखते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल है, यहाँ पे देख लीजिए। ये हमारी अपर कंट्रोल लिमिट हो गई, ये लोअर कंट्रोल लिमिट, और ये हमारा स्पेसिफिकेशन हो गया। तो अगर कोई पॉइंट या कोई ऑब्जर्वेशन हमारी अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रही है तो वो हमारा प्रोसेस का मतलब अनस्टेबल है। तो ये चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं हमारे कंट्रोल लिमिट से। देन आता है हमारा 6th टूल, स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम बेसिकली होता है दो रीडिंग्स के बीच में, दो ऑब्जर्वेशन के बीच में कोरिलेशन बताने के लिए। तो स्कैटर डायग्राम प्लॉट्स ग्राफिकल टूल्स टू अटेम्प्ट टू शो द इन्फ्लुएंस वेरिएबल्स। हम कब यूज करते हैं, व्हेन टू यूज, कब यूज करना चाहिए हमें स्कैटर डायग्राम। अंडरस्टैंड द डेटा रिलेशन, जब दो डेटा में, दो वेरिएबल में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे हम स्कैटर डायग्राम का यूज़ करते हैं। एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये हमारा मेजर फैक्टर है। ये हम कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि हमारा कोई कॉज है और उसका इफेक्ट कितना आ रहा है, तो उसकी रिलेशन को देखने के लिए हम स्कैटर डायग्राम का यूज करते हैं। और स्कैटर डायग्राम के लिए एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारे जितने भी डेटा हैं, फैक्टर्स हैं, वो क्वांटिटेटिव होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए। तो ये हमारा एक ह्यूमिडिटी और वोल्टेज के अगेंस्ट में रीडिंग है कि इतने वोल्टेज पे कितनी ह्यूमिडिटी होती है। तो इसका स्कैटर डायग्राम हमने बनाया है। ये हमारा स्कैटर डायग्राम है और ये हमारा क्या है, ये हमारा है पॉजिटिव स्कैटर डायग्राम। अगर ये रिलेशन इधर को फेसिंग होता तो ये हमारा नेगेटिव स्कैटर डायग्राम होता। ये पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है और ये अगर इधर को फेसिंग होता तो ये नेगेटिव कोरिलेशन शो कर रहा होता। देन हमारा 7 टूल्स हमारे ख़त्म हुए। हम समझेंगे स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्रैटिफिकेशन दोस्तों, स्ट्रैटिफिकेशन होता है कि हम अलग अलग बीनिंग्स को हम अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, उसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन इज एन एक्ट ऑफ डिवाइडिंग डेटा बेस्ड ऑन ग्रुप्स, सब क्लासेज एंड कॉजेज। डेटा को उनके ग्रुप, सब क्लॉजेज और उनकी क्लास के बेस पे सेग्रीगेट करते हैं, उसे ही हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं।